हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से टॉपिक में। एक नया चैप्टर में स्टार्ट किए हुए, ठीक है। ये जो टॉपिक है एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, जो एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक मीन्स नया चैप्टर हम जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस नए चैप्टर को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको बोर्ड लेवल में भी काम आएगा, क्लास के लेवल में काम आएगा, प्लस नीट एंड जेई में भी काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सेमीकंडक्टर्स टॉपिक क्या है? सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स को जानने से पहले ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर्स तक जमाना कैसे आया, जमाना कैसे सेमीकंडक्टर्स तक आया। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आया था जब तक ट्रांजिस्टर नहीं खोजा गया था, जब तक रेडियो का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब का जमाना चल रहा था। किसका जमाना चल रहा था भाई? वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना चल रहा था। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? वैक्यूम, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब देयर इज नो एयर ऑल्सो, ऐसा जगह जहां पे एयर भी नहीं है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो वहां एयर भी नहीं रहता है, वहां हम सांस भी नहीं ले सकते, वहां आदमी मर सकता है। जैसे कि मून पे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका अपना एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसीलिए वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है, वाटर भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा जगह जहां पर एयर भी नहीं हो, बिल्कुल खाली जगह हो, निर्वात जिसे कहते हैं हिंदी में, वैक्यूम, फ्री स्पेस, वेयर देयर इज नो एयर ऑल्सो, एयर भी नहीं है, वहां पर एयर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऐसे जगहों को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो जमाना शुरू होता है वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसको हम लोग वैक्यूम वाल्व्स भी कहते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड से बना रहता है। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो कैथोड को हम लोग जलाते हैं, कैथोड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से उससे इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन कैसे होता है? वैक्यूम ट्यूब्स में, वैक्यूम वाल्व में जो दो इलेक्ट्रोड से कंसिस्टेड रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड को गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स में इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि वैक्यूम ट्यूब्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाता है और कंट्रोल वे में जाता है, सिंगल डायरेक्शन में जाती है। आई बात समझ में? और इसका जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ करंट है, अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम लोग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अगर हम चेंज करवाते हैं, उसे भी चेंज किया जा सकता था। आई बात समझ में? ये गुजरे जमाने वाली बात है। वैक्यूम ट्यूब्स, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता था, ठीक है। और इसकी कुछ खराबियां भी समझेंगे, ठीक है, और इसे रिप्लेस भी किया गया। आई बात समझ में? तो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखते हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सबका एक बेसिक नेचर है, सबका एक मतलब एलिमेंटल नेचर है। उसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, तो ही हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कहेंगे, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं। अनकंट्रोल्ड वे में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उसको हम नहीं संबोधित करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना जो आया वाल्व्स का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते थे? तो कैथोड को हीट करने से निकलता था, वो पहुंचता था कहां पे? एनोड की तरफ जाता था। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है उसमें सिंगल थी। वैक्यूम क्यों रखा था? खाली जगह हमने क्यों रखा था? एयर क्यों नहीं डाला था? वैक्यूम ट्यूब से हमने एयर इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम एयर डालते तो उस जगह इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कम हो जाती, इलेक्ट्रॉन्स जो होते एयर के मॉलिक्यूल से टकरा सकते थे, कॉलिजन से उनकी स्पीड कम हो सकती थी, करंट की वैल्यू भी कम हो सकती थी, और जो हमारा काम था वो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना जब था, तो आप पहले जमाने के टीवी देखते होंगे, ठीक है, जो बल्कि होते थे, जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था। आई बात समझ? अभी भी बहुत सारे घरों में आप देखोगे कि उस जमाने वाला टीवी रखा हुआ है, जो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, वैक्यूम ट्यूब्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते थे? टीवी में क्या होता है? पिक्चर ट्यूब जो होती है, क्या होती है? CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो बहुत सारे टीवी में यूज होता था। प्लस कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स होते थे, पिछले जमाने में जो कंप्यूटर्स के मॉनिटर होते थे, वो भी इसी से बने हुए थे। उसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, वैक्यूम वाल्व्स का इस्तेमाल होता था,
इसके बाद आया जमाना एलसीडी का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का जमाना आया। फिर उसके बाद एलसीडी के बाद एलईडी का जमाना आया, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन कंपैरिजन टू वैक्यूम वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत इजी है उसको हैंडल करना, लो वोल्टेज पे काम करता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या फायदे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल। उनका साइज क्या होता है, स्मॉल। वो कम पावर कंज्यूम करते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं, उनको कम से कम वोल्टेज चाहिए, ज्यादा लाइफ होती है, और वो उनकी हाई रिलायबिलिटी भी होती है, उन्हें विश्वास भी कर सकते हैं। और इन सब के ठीक अपोजिट जो प्रॉपर्टीज हैं, दुर्गुण जो है, दुर्गुण कहो, खराबियां कहो, वो वैक्यूम ट्यूब्स की, वैक्यूम वाल्व्स या तो वैक्यूम ट्यूब्स की है। बल्कि होता था, वो भारी होता था, उनका साइज बड़ा होता था, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस छेकता था, बहुत हाई पावर जरूरत पड़ता था उनको ऑपरेट करने के लिए, हाई वोल्टेज की जरूरत थी, 100 वोल्ट के आसपास, उनका लाइफ भी बहुत कम होता था, और लो रिलायबिलिटी भी होती थी। तो पहले जमाने में आप देखते होंगे टीवी जो यूज करते थे, बहुत जल्दी पिक्चर खराब हो जाता, टीवी खराब हो जाता, फिर टीवी को ठीक कराने जाते थे दुकान में। तो दुकानदार क्या बोलता था, भैया इसका पिक्चर ट्यूब खराब हो गया, चेंज करना होगा। आई बात समझ में। तो वो जल्दी ज्यादा काम नहीं करता था, है ना। तो चलिए फिर आया जमाना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है उसमें सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, मेमोरी कार्ड्स में, इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होता है, कंप्यूटर्स के चिप्स में यूज होते हैं, है ना, बहुत सारे मदरबोर्ड में इनका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, वो हमें पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। ये 3 टाइप के मटेरियल हैं। सॉलिड सबस्टेंसेस को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं, तो तीन क्लास में हम सॉलिड सबस्टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा सेमीकंडक्टर्स। या नहीं तो मेटल्स को ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं, नॉन मेटल्स को ही हम इंसुलेटर कहते हैं, और सेमीकंडक्टर को हम लोग सेमीकंडक्टर ही कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए है, मेटल्स को कंडक्टर्स कहिए, ठीक है, सॉरी नॉन मेटल्स होना चाहिए यहाँ पर। ये क्या है, मेटल्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए, नॉन मेटल्स, फिर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। नॉन मेटल्स मतलब इंसुलेटर कह सकते हो आप, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इन तीनों को क्लासिफाई करते हैं। कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहोगे, कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहोगे? तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। इन दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लासिफाई करेंगे इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को और सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, इन तीनों क्लासिफाई करेंगे दो ही बेसिस पे। पहला क्या है, कंडक्टिविटी बेसिस। कंडक्टिविटी बेसिस पे आप समझ सकते हो कि मेटल्स जो होते हैं, जिसे हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी आप मेटल्स देखते हो, मेटल्स को ही कंडक्टर कहते हैं, इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स के कंपैरिजन बहुत बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर्स कंपैरिजन में भी ज्यादा है। आई बात समझ में। लेकिन रेसिस्टिविटी की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टिविटी के इनवर्स होता है, उल्टा होता है। मतलब जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। तो इसी वे को दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि कंडक्टर्स ऐसे सबस्टेंसेस है, डिफाइन भी कर सकते हो, कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव लो रेसिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। लो रेसिस्टिविटी मींस हाई कंडक्टिविटी, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। उस मेटल्स में भी अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, किसी मेटल्स की हाई कंडक्टिविटी होती है, कुछ मेटल्स की कंडक्टिविटी लो होती है। आई बात समझ में, सबकी एक जैसी कंडक्टिविटी नहीं होती, डिफरेंट मेटल्स हैव देयर डिफरेंट कंडक्टिविटीज। ओके, तो ये एक बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे आगे। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, वो कहानी अलग है। फिर चलते हैं सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर्स वो चीजें होती है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, जिनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में होती है। ठीक है, ये थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं जो ना पूरी तरह से कंडक्टर है ना पूरी तरह से सॉलिड्स हैं। ठीक है, सॉरी पूरी तरह से इंसुलेटर है। मतलब जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर्स और नॉन मेटल्स दे हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। तो नॉन मेटल के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और मेटल्स और कंडक्टर्स के कंपैरिजन में इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब रेसिस्टिविटी की ही बात कर लो। रेसिस्टिविटी जो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में कम होती है। आई बात समझ में? ये एक बेसिस है। प्लस दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड बेसिस। एनर्जी बैंड बेसिस क्या होता है वो भी समझेंगे। जब कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जब बहुत सारे एटम्स मिलके आते हैं तो एक सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, सेमीकंडक्टर पूरा फॉर्म में आ जाता है। मतलब आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर एटम की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स में जब एक एटम दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल बनती है। उनकी हर एक इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग अपनी एनर्जी लेवल होती है और उस एनर्जी लेवल से एक आता है एनर्जी बैंड। क्या आती है? एनर्जी बैंड। ठीक है, एनर्जी बैंड क्या होता है? तो कंटिन्यूअस एनर्जी का सोर्स रहता है, उसमें एनर्जी कंटिन्यूअसली उसमें रहता है, उसे एनर्जी बैंड कहते हैं। उस एनर्जी बैंड में बहुत सारे एनर्जी बैंड होते हैं। तो उस एनर्जी बैंड का जो एनर्जी गैप होता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता है 3 तरह से। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर इसे नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेटल्स जिसे कंडक्टर्स कहते हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो हमारा करंट टॉपिक है। घूम फिर करके हम लोग सेमीकंडक्टर के तरफ ही पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है वो सेमीकंडक्टर टॉपिक पे ही घूम रहा है और कहीं नहीं घूमता। ये पूरा का पूरा टॉपिक सेमीकंडक्टर पे ही घूम रहा है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे घूमेगा, सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस के ऊपर घूमेगा। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और ज्ञान को बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स में और कुछ हम पढ़ते हैं आगे। सेमीकंडक्टर को सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेमीकंडक्टर 2 तरह के हमें पढ़ना है, 2 तरह के होते हैं। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंटल चीज क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो सेमीकंडक्टर्स का 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन सब के बारे में पढ़ना है ना। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स तो बहुत है। यहाँ देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बहुत है, जैसे कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, बहुत तरह के हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, और ये सब जो है हमें अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में इसका जो है सो काफी इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस्तेमाल में आएगा, है ना। 1990 के आसपास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का डिस्कवरी इन्वेंशन हुआ था। तो चलिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक है, जिसमें देखिए कैडमियम सल्फाइड है ना, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड है ना, इंडियम फास्फोरस एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और ये जो है वो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। These are the inorganic semiconductors और इसी के बारे में हमें ज्यादातर पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स क्या क्या है वो देखिए, एंथ्रासीन, डॉप्ट, थायोसाइनामाइन, ये सब जो है और भी बहुत सारे हैं। ये सब के सब ऑर्गेनिक के अंदर में आते हैं। और इसके बाद आता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉलीपायरोल है ना, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोलीन, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। लेकिन ये सब सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना, ज्यादातर ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या? इनऑर्गेनिक है।
इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं और प्लस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके बारे में हमें सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर इसके बारे में कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाद में, कि ये सब चीजें हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बैंड सुने होंगे आप लोग, शादी पार्टी वाला भी एक बैंड होता है, बहुत सारे बैंड हैं। तो बैंड बाजा बारात मूवी भी है। तो बैंड होता क्या है वो समझिए, ठीक है। तो बैंड में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म टाइप का ड्रेस रहता है, बैंड बाजे वालों का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है। फिर वो आवाज देते रहते हैं, पीपा पीपा करते रहते हैं आवाज, और वो शादी होती रहती है, ठीक है। वो अलग बैंड है। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड, वो अलग एनर्जी बैंड है, ठीक है। तो एनर्जी बैंड जो है, कहीं पर भी एनर्जी रहेगा तो ही तो बैंड बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड की बात करते हैं। ये एनर्जी बैंड एक्चुअली क्या होता है उसका डिफिनीशन पहले समझेंगे। एनर्जी बैंड एक ऐसा चीज होता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को बताता है, ठीक है। तो इस एनर्जी बैंड को समझने से पहले आप ये समझो कि मान लो एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है। आइसोलेटेड एटम में पहले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक दैट हर एक ऑर्बिट्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या हर एक ऑर्बिट्स का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वो ऑर्बिट की जो एनर्जी है, वो ऑर्बिट की जो एनर्जी है, मतलब समझिए वो ऑर्बिट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में डिसाइड कर रही है, या न्यूक्लियस के चारों बगल रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। आई बात समझ में। तो आइसोलेटेड एटम में क्या होता है कि बोर्स थ्योरी का यूज करते हैं। बोर्स थ्योरी का यूज करके आपने देखा है कि हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों बगल, उसकी अलग अलग एनर्जी होती है। आई बात समझ में। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे नजदीक रहता है, पहले ऑर्बिट में मूव कर रही होती है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहा है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, लेस निगेटिव लेस निगेटिव लेस निगेटिव होते जाता है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आइसोलेटेड एटम में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के नजदीक, सबसे नजदीक जो ऑर्बिट है, अलाउड ऑर्बिट नॉन रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट्स, उसमें क्या होते हैं, सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। लेकिन उससे पार अगर कोई दूसरा ऑर्बिट अगर हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस के लिए या एटम के लिए, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से पार चले जाते हैं, दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती जाती है, ठीक है। वो एटम्स की कहानी थी, वो आइसोलेटेड एटम्स की कहानी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ इस तरह की थी। आई बात समझ में। जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था एटम्स नाम के चैप्टर में, और उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को उल्टाएंगे, उस वीडियोस को आप वॉच करेंगे, देखेंगे, तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग एनर्जी बैंड पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड पढ़ने से पहले आप ये समझो कि अगर बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो ही तो कोई क्रिस्टल सबस्टेंस बनेगा, कोई सबस्टेंस बनेगा। बहुत सारे एटम्स जब मिलेंगे तो ही तो कोई सबस्टेंस बन पाता है। आई बात समझ में। सिंगल एटम कैसे सबस्टेंस बना सकता है, सिंगल एटम का साइज बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से जब बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आएंगे तो कोई ना कोई सॉलिड सबस्टेंस बनाएगा, या तो कोई लिक्विड सबस्टेंस बनाएगा, ठीक है, और गैसेस सबस्टेंस बनाएंगे। तो सॉलिड की हम बात करते हैं, गैसेस की बात नहीं करते, क्योंकि गैसेस में आइसोलेटेड एटम्स की तरह आप मान सकते हो, लेकिन लिक्विड्स में उतना ज्यादा नहीं मान सकते, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं मान सकते। आई बात समझ में। क्योंकि सॉलिड में पैकिंग जो होती है एटम्स की बहुत ज्यादा होती है। तो एक एटम दूसरे एटम के नजदीक आता है, बात को समझो कि एक एटम दूसरे एटम के नजदीक आता है, तो अब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या गति होती है, क्या कहानी होती है, वो हमें समझना है। क्या अब वही कहानी होगी जो पहले हमने पढ़ा था? क्या अब वही कहानी होगी जो पहले हमने पढ़ा था? नहीं, अब ऐसी कहानी नहीं हुई। अब जो प्रॉपर्टीज है, अब जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उन बल्क सबस्टेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा, तो बहुत सारे एटम्स जब मिलेंगे तो बल्क सबस्टेंस का निर्माण होता है। बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह कलेक्शन होते हैं, तो सॉलिड में बल्क सबस्टेंस का क्रिएशन होता है, बल्क सबस्टेंस बनती है। तो जो भी बल्क सबस्टेंस बनता है, संसार में आती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो सॉलिड सबस्टेंसेस हैं, जैसे क्रिस्टल सबस्टेंसेस हैं, उसमें बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और बहुत सारे एटम्स जब नजदीक आएंगे तो उसमें होगा क्या कि उनकी जो एक एक एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक एटम्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडमली एक एटम से दूसरे एटम मूव करते रहेंगे, रैंडमली एक एटम से दूसरे एटम मूव करते रहेंगे। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है वो समझिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इन एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या नहीं तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसके ऊपर न्यूक्लियस की हुकूमत कम रहती है। मतलब ज्यादातर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री है, उतना ज्यादा फ्री नहीं है लेकिन फ्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जी अगर आप दे रहे हो किसी भी मेथड से, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दे रहे हो, चाहे उस मेटल को सब्सटेंस को गर्म करके दे रहे हो, या किसी भी तरह से अगर आप हीट करके अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा करके मूव करने लग जाता है। मतलब अब उनकी एनर्जी इतनी हो गई है कि अब वो अपने एटम को छोड़ करके दूसरे एटम में रैंडमली मूव करती रहती है। आई बात समझ में। इस तरह के रैंडम मूवमेंट के वजह से जो है सो कंडक्टर्स का निर्माण होता है, कंडक्टिंग सब्सटेंसेस का निर्माण होता है। आई बात समझ में। कंडक्टर्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली है क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऐसा चीज है जो क्रिस्टल में रैंडमली मूव करते रहते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए ग्राफ से मैं बता रहा, फोटोस में आपको दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आइसोलेटेड एटम है, ये मान लीजिए आइसोलेटेड एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, आई बात समझ में, ये न्यूक्लियस है। तो अब क्या होगा, अगर इसके पास अगर एक और, ये तो आइसोलेटेड है, लेकिन जब सॉलिड सब्सटेंस बनेगा तो इसके बगल में एक और सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब एक और सब्सटेंस आ जाएंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या होगा, इसके पास भी अगर सिमिलर टाइप के एटम्स हैं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या है, मान लेते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा एनर्जी अगर हमने कुछ दिया ना, अगर इसमें थोड़ा सा भी एनर्जी अगर हमने प्रोवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जा सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव करते रहेगा। तो इस तरह से मूवमेंट क्रिस्टल सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस हम दिखाते हैं एक्चुअली मेटल्स का जो कुछ में, इसमें हम इस तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं भाई, ये जो दिखाया हमने ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, आई बात समझ में। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते रहते हैं, जो सॉलिड क्रिस्टल में रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हुए, लेटाइस से भी कोलाइड करते हुए रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब इनके पास इतनी एनर्जी हो गई है कि ये अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा सकते हैं, आई बात समझ में। लेकिन एनर्जी बहुत कम हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो चले, ये तो हमने पढ़ा था किसका, ये जो हमने पढ़ा था एक क्रिस्टल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हमने एनर्जी ज्यादा दी तो रैंडमली मूव करेंगे, लेकिन एनर्जी अगर हमने बहुत कम कर दिया तो क्या होगा फिर, तो फिर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए ये सब बातें तो मैं बता दिया आपको। इसी से शुरू होते ही एनर्जी बैंड जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो बहुत सारे एटम्स के कलेक्शन से सब्सटेंस बनता है। वो सब्सटेंस को हम बल्की मान के चलते हैं, बल्क सब्सटेंस मान के चलेंगे, और उस बल्की सब्सटेंस में होता क्या है, एनर्जी बैंड होती है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पूरे क्रिस्टल में, पूरे सब्सटेंस, पूरे सॉलिड सब्सटेंस में, पूरे मेटल्स में, जो अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब उनकी एनर्जी एक आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से डिफरेंट होगी। इस बात को याद रखिएगा कि अब जो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो अब इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल का हो गया, आई बात समझ में। और पहले वाले जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन थे वो सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन होता था, जिसकी एनर्जी गवर्न कौन करती थी, एक न्यूक्लियस का चार्ज करता था, रेडियस जो ऑर्बिट की होती थी वो डिसाइड करता था। लेकिन अब जो एनर्जी है वो डिसाइड कौन कर रहा है, वो कर रहा है कौन, क्रिस्टल सब्सटेंस कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे जो सॉलिड सब्सटेंस जो जितने सारे एटम्स हैं वो मिलके आ रहे हैं। कौन आ रहा है मिलके, बहुत सारे एटम्स मिलके आ रहे हैं। एटम्स मिलने के बाद होता ये है कि अब जो है एक जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यूनिक पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन्स का डिफाइन किया गया, किसमें भाई, तो क्रिस्टल सब्सटेंसेस में यूनिक जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया गया। प्लस ये भी बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल सब्सटेंसेस में, उनके आसपास जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होगा, सिमिलर टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, आई बात समझ में। तो अलग अलग एनर्जी भी डिफाइंड हुआ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब जो क्रिस्टल सब्सटेंसेस हैं, बल्क सब्सटेंसेस हैं, उसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी लेवल होगी, अपना एनर्जी होगा, और उस एनर्जी को ग्राफ से दिखाएंगे तो वो एनर्जी लेवल कहलाता है।
ठीक है। और जैसे गेम खेलते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरह से लेवल हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के लेवल को दिखाने वाला डायग्राम को एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ देखिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिखा रहे हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स किसके लिए डिफाइंड होते हैं? क्रिस्टल सब्सटेंसेस के लिए डिफाइंड होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होगा। ठीक है, तो उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का फिर क्या होगा? एनर्जी लेवल अगर है तो एनर्जी बैंड भी डिफाइन करेंगे। एनर्जी बैंड भी डिफाइन करेंगे और वो एनर्जी बैंड अलग अलग एनर्जी लेवल का है और वो एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां आपको बता रहा हूं, मान लो ये हमने बताया बैलेंस बैंड, ये क्या हमने बताया? बैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसकी एनर्जी, इस लेवल की एनर्जी अलग, इस लेवल की एनर्जी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इस तरह से कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन है। ये आई बात समझ में? इस तरह से एनर्जी का कंटिन्यूअस वेरिएशन है। अगर मैं लोअर एनर्जी बता दूं, इसको लोअर एनर्जी बता दूं, धीरे 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 फिर क्या होगा? एनर्जी बढ़ रही है। अगर ये हायर है तो धीरे 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 एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन होगा। कंटिन्यूअस मतलब यहां कुछ और एनर्जी, फिर धीरे 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 इस तरह से बढ़ रहा है। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसा 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 बता दूं, वो क्या होगा? डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट एनर्जी वेरिएशन है। मान लो इसकी एनर्जी अलग होगी, फिर बीच में गैप है, फिर बीच में गैप है, फिर बीच में गैप है, तो ये वेरिएबल डिसकंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्म। लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्म। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड से। एनर्जी बैंड क्या होता है, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा दिया। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म। उसमें एनर्जी वेरी करेंगे लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में वेरी करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहेंगे। ठीक है, तो एनर्जी बैंड के दो टाइप, एनर्जी बैंड के दो टाइप। पहला टाइप बैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड कैसा बैंड होता है भाई? बैलेंस बैंड ऐसा बैंड होता है जिसमें मतलब बैलेंस बैंड मतलब क्या? बहुत सारे एनर्जी का लेवल्स में डिफिनेशन बताता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटीन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म। तो बैलेंस बैंड मतलब ऐसा एनर्जी बैंड, एक एनर्जी बैंड है। बैलेंस बैंड क्या है? एक एनर्जी बैंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। ओके, आई बात समझ में? वैलेंस बैंड में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा गिवन एनर्जी। विदाउट एनी एक्स्ट्रा गिवन एनर्जी जो होती है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिफिनेशन समझिए वैलेंस बैंड का, जो शॉर्ट फॉर्म वी बोलते हैं। एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ऐसा बैंड है जिसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को दिखाया गया है कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कंडक्शन बैंड। फिर क्या आता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो होती है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होती है, बैलेंस बैंड से ऊपर होती है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होती है, कहीं कहीं एनर्जी गैप मेटल्स में नहीं भी होती है। तो कंडक्शन बैंड कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी बैंड अबव बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दूसरा डिफिनेशन आप लिख सकते हो, एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक कंडक्टिविटी जो है मेटल्स और कंडक्टर्स की वो डिफाइंड नहीं होगी, तब तक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आई बात समझ में? चाहे एनर्जी आप कहीं से सप्लाई करके दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं हो रही है तब तक कंडक्शन जो है वो मेटल्स में नहीं होगी। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना जरूरी है, तो ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडक्शन बैंड क्या होती है? खाली भी होती है। कहीं कहीं वैलेंस बैंड जो है पार्शियल एम्प्टी खाली भी रहती है। जो भी है उसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। सॉलिड सब्सटेंसेस में कुछ तो मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, नॉन मेटल्स को इंसुलेटर कहते हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड लेवल्स। ठीक है,
यहाँ हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। मेटल्स में क्या क्या होती है कहानियाँ वो देखेंगे। मेटल्स में भी दो टाइप के मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो हम समझेंगे। इसमें दो टाइप के मेटल्स भी होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। एक तो वैसे होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे आइसोलेटेड एटम्स अगर नज़दीक में आ जाए, क्लोज करते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं, उनके बीच जो स्पेस है वो खत्म हो जाए बहुत सारे एटम्स के बीच में, तो इस तरह से एनर्जी का जो लेवल है, बैंड जो है वो कंफर्म हो जाता है। इस तरह के एनर्जी बैंड बन जाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो है एनर्जी बैंड के बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी बैंड बन के तैयार होते हैं, ये किन किन चीज़ों के लिए, भी किन के लिए, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये जो एनर्जी बैंड है ये सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये किन के लिए, कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर्स में एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि वैलेंस बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कौन से होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे वो एक हो सकता है या दो हो सकता है ना, एक हो सकती है या दो हो सकती है। आई बात समझ में। तो जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड में, ये बैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0 डिग्री केल्विन पे मान लो कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएं, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करवाएं तो कहानी क्या हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ सोडियम की, सोडियम का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कंडक्शन बैंड जो सोडियम की होती है उसमें क्या होता है, सोडियम में क्या होता है, सोडियम में ये जो वैलेंस बैंड है ये पूरा पूरा भरा हुआ रहता है। क्या रहता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड में एक्चुअली क्या होता है, सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते हैं। 10 यहाँ तक कवर होंगे, तो एक जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ कहीं पर भी रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड स्टेट, हाफ फील्ड बैंड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, हाफ फील्ड, है ना, हाफ फील्ड बैंड, हाफ फील्ड एनर्जी बैंड, या पार्शली फील्ड एनर्जी बैंड, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक है, ठीक है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं। इस एनर्जी बैंड में, इस कंडक्शन बैंड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आधा होगा, आधा ही शेयर कर सकता है, दूसरा तो शेयर करेगा नहीं कंडक्शन बैंड में। दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन भी पूरी तरह से फील्ड रहता तो ये भी कंडक्शन बैंड पूरी तरह से फील्ड रहता। आई बात समझ में। लेकिन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में इतना एनर्जी गैप कम होता है, बहुत एनर्जी कम होती है, बहुत एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। खैर जो कुछ भी एनर्जी कम होती है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए ये जो एनर्जी गैप इतना कम होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भी जा सकता है। अगर आपने हीट दिया कुछ भी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्शन बैंड में आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कंडक्टर की कंडक्टिविटी या मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बाद बाकी ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम ड्रिफ्ट आराम से करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, आराम से हम ड्रिफ्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह के भी कंडक्टर पाए जाते हैं। एक और चीजें होती है कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग भी होती है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप भी करती है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप भी करती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, दोनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। मान लो ये पूरी तरह से फील्ड है, ठीक है, पूरी तरह से फील्ड है और इसकी एनर्जी लेवल जो है, बैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल जो है मान लो यहां तक है, ठीक है, यहां तक है, और इसकी जो एनर्जी है ये मान लो बैलेंस बैंड है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड की यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो जगह बाकी खाली रह जा रहा है, ये जो खाली जगह रह जा रहा है, तो वो क्या होगा, ये पार्ट्स, ये जो कंडक्शन बैंड है, दोनों बैंड जो है आप देख रहे हो, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये इस केस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और
ओवरलैप करने से क्या होगा? ओवरलैप करने से क्या होगा? ओवरलैप करने से ये होगा कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना, इन सब में मूव करना आसान रहता है, आसान रहेगा। तो ज्यादातर क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होते हैं, ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। मोस्टली कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ठीक है। कंडक्शन बैंड ज्यादातर खाली होते हैं, कहीं कहीं कभी कभी पार्शियली फील्ड होते हैं। आई बात समझ में? तो इसको जो हम दिखा रहे हैं, अगर मान लो इसको हम दिखाएंगे तो इसमें क्या है, ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये क्या है, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। ये दोनों का ओवरलैपिंग एरिया है, इससे कंडक्टिविटी भी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब कब होता है, ओवरलैपिंग कब होता है? जिंक के केस में, जिंक के केस में आप समझ सकते हो, जिंक के केस में आप इस चीज को समझ सकते हो। तो जिंक भी एक अच्छा कंडक्टर है, आई बात समझ में? जिंक भी एक अच्छा कंडक्टर है। अभी तो हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, नॉन मेटल्स की कहानी पढ़ते हैं, क्या होता है नॉन मेटल्स। अब हम लोग, हमारा टॉपिक क्या है, नॉन मेटल्स। नाउ द टॉपिक इज नॉन मेटल्स। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केस में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में एक होते हैं वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ये नॉन मेटल्स का केस में है। एट 0 केल्विन, इस केस में भी 0 केल्विन की बात कर रहे थे, इसमें भी 0 केल्विन की हम बात कर रहे थे। तो इस 0 केल्विन में, वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में वो नहीं पहुंच पाते, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप होती है या उससे ज्यादा होती है। दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। आई बात समझ में? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा अगर एनर्जी गैप है तो समझ लो कितना मुश्किल है यहाँ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स में भेजना, बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और थर्मल एक्साइटेशन से ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई बात समझ में? थर्मल एक्साइटेशन से, हीट देने से इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी only due to very large difference in energy gap between the valence band and conduction band. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड गैप में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो इतना ज्यादा होती है कि अगर आप गर्म भी करोगे इसको तो इलेक्ट्रॉन्स इससे उड़ के यहाँ नहीं आ सकता। इसके वजह से ये क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब थर्मल कंडक्टिविटी भी और हीट कंडक्टिविटी दोनों के दोनों कम होती है। किसका? इंसुलेटर का। और इंसुलेटर के अपोजिट में जस्ट मेटल को आप देख लो, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू मेटल्स, इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कंपेरिजन में इसकी कंडक्टिविटी, चाहे कंडक्टिविटी हीट कंडक्टिविटी हो या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, दोनों की दोनों ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का भी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी गैप के बेसिस पे ही, एनर्जी गैप के बेसिस पे ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और कुछ नहीं। इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करते हैं थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है अभी? सेमीकंडक्टर टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में क्या कहानी होती है? सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है? बहुत कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे होती है वो हम समझाते हैं आपको। ये सेमीकंडक्टर का मैं डायग्राम बता रहा हूँ। सेमीकंडक्टर में जब बहुत सारे सबस्टेंसेस, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, तो बहुत सारे एटम्स जब आते हैं ना, जब बहुत सारे एटम्स आते हैं तो उन सब के जो अलग अलग एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें भी क्या होता है, फिर रीग्रुपिंग होती है, एनर्जी का रीग्रुपिंग होता है, ठीक है। और वो रीग्रुपिंग से हम लोग एनर्जी लेवल बताए हैं, जिसको हम लोग दिखाया है ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? बढ़ रही है इन कंपाउंड फॉर्म,
है ना। कंपाउंड फॉर्म या बल्क सब्सटेंस में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल सेमीकंडक्टर एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, ये है वैलेंस बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड। और 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड क्या होता है, एमपीटी होती है। 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड क्या होती है, एमपीटी हम मान लेते हैं, एमपीटी होती है। 0 केल्विन बहुत बहुत लो टेम्परेचर होता है जब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या कहानी होती है वो समझिए। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो क्या है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे कम है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। लेकिन मेटल्स में क्या होता था, एनर्जी गैप वेरी वेरी लार्जर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें क्या होता था, जो एनर्जी गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो रहा था। इसमें बहुत बहुत कम है। कम होने की वजह से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जा सकते हैं, बशर्ते टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, अगर मैं सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, फिर क्या होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं थर्मल एक्साइट, अगर मैंने सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस का टेम्परेचर बढ़ा दिया या नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उस टेम्परेचर पे या 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। तो रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके यहां चले जाएंगे। आ रही बात समझ में, यहाँ पर चले आ सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ यहाँ पे भी आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कितना एनर्जी आपने प्रोवाइड करवाया है, कितना रूम टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्मल एक्साइटेशन से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो वो कंडक्शन बैंड में चली जाती है। और यही कहानी नॉन मेटल्स में उल्टा होता था। उल्टा क्या होता, थर्मल एक्साइटेशन से एनर्जी दे रहे हैं लेकिन वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहा है, तो कंडक्टिविटी कहां से बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो उसकी इंसुलेटर की अलग कहानी थी, नॉन मेटल्स की अलग कहानी है, सेमीकंडक्टर की अलग कहानी है। वैलेंस बैंड में अगर हमने एनर्जी को दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी इनके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। देन दिस विल बिकम द सेमीकंडक्टर्स, तब ये क्या बन जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन कंडक्टिविटी के मामले में ये कंडक्टर से बहुत बहुत लो कंडक्टिविटी वाला है, और रेसिस्टिविटी के टर्म में इनकी रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर से बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है, वो भी बढ़ते जाती है। आई बात समझ में, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। आई बात समझ में। लेकिन कंडक्टर्स के बारे में क्या पढ़े थे, कंडक्टर्स के बारे में, फॉर कंडक्टर्स, ये तो मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया। फॉर कंडक्टर्स आप क्या सोचते हो, कंडक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करता चला जाएगा। जस्ट इसके उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर के जस्ट उल्टा होता है, इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होते हैं, उनकी नंबर बहुत बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये सेमीकंडक्टर्स लो कंडक्टिविटी दिखाते हैं। लो कंडक्टिविटी with rise in temperature they show low conductivity because they have very very less number of mobile electrons number of electrons per unit volume जो होती है ना available for conduction सेमीकंडक्टर में बहुत बहुत कम होता है in comparison to metals के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी मेटल से कंडक्टर से बहुत बहुत कम होती है, रेसिस्टिविटी हाई होती है। आई बात समझ में।
लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से, नॉन मेटल से बहुत बहुत ज्यादा होती है, और इसकी रेसिस्टिविटी इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स इंसुलेटर बहुत बहुत कम होती है। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज कहां लाई करती है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर Sc, कंडक्टर C और इंसुलेटर, ये इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली प्रॉपर्टी, बीच वाली प्रॉपर्टी, चाहे कोई प्रॉपर्टीज की बात करो। आई बात समझ में? तो सेमीकंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज है। आई बात समझ में? इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत बहुत कम, लेकिन इंसुलेटर से बहुत बहुत ज्यादा। आई बात समझ में? इसकी कंडक्टिविटी हम लोग कंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है, लेकिन इंसुलेटर की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता। आई बात समझ में? तो कुछ कुछ चीजें इससे मिलता है, कुछ कुछ चीजें इससे मिलता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर के बारे में कि 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड क्या होती है? खाली होती है, लेकिन एनर्जी गैप इतना कम होता है, इतना कम होता है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में कि थोड़ा सा एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे, फिर कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। लेकिन ये कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन आर वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन इन कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया सेमीकंडक्टर बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बेसिस पे क्यों हम उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ में?